हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने ख़त्म किया है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस। पिछली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इससे पहले हम लोगों ने कई सारी रिएक्शंस की बात की थी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे थे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी जिसे हम बोल रहे थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। बेसिकली उसमें बहुत सारे चीज़ें थी, बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह थी, कई सारे एग्जाम्पल्स अपन लोगों ने किए थे और बहुत ही अच्छे से डिटेल से हम लोगों ने चीज़ें समझी थी। ठीक है, अब देखिए, आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है अपने सिलेबस का, फिर हमारे पास ये चैप्टर है ना ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, एक पार्ट मेरे पास बचता है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी उसका एप्लीकेशन, है ना, इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। अब देखिए बेटा, डेली लाइफ में क्या यूज़ है ना, उसका यूज़ हम देखने वाले हैं, है ना। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही यूज़ अपन लोग के सिलेबस में है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बेसिकली क्या है ना कि हाई स्कूल में वो सारे पार्ट रखे गए केमिस्ट्री के जो कि डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ज़्यादातर पार्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं अपनी केमिस्ट्री में जो कि हाई स्कूल का है, वहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादातर आपको चीज़ें दिखती है ना अपनी डेली लाइफ में। मेटल ज़्यादातर दिखते हैं, एसिड बेस आपको दिखता है, तो आप देखो चैप्टर्स पढ़ते ही हो, मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड बेस रिएक्शंस पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एंड थोड़ा बहुत अपन लोग कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स के बारे में भी थोड़ी सी बातें करते हैं। ठीक है, तो आज चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग एक चैप्टर और एक लेक्चर और कर लेंगे जहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह और सीखेंगे। ठीक है, जितना भी कुछ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, टाइप ऑफ रिएक्शंस पे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। बेसिकली उसी चीज़ को लेके क्वेश्चन बनते हैं। भाई साहब, आप केमिकल इक्वेशन दिया है, बैलेंस करो उसे, या फिर आप रिएक्शन में ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जितना भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है ना, वहीं से क्वेश्चन आने वाला है और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन लोग आज लास्ट टॉपिक ख़त्म करते हैं, फिर अपना ये चैप्टर, है ना, एंड हो जाएगा। तो देखते हैं ज़रा क्या इसमें कहानी है। अच्छा, आज का जो पार्ट है ना वो थ्योरेटिकल है, प्योर रिएक्शंस में है नहीं, है ना। एक रिएक्शन की हम बात करेंगे, उसके बाद प्योर थ्योरेटिकल, थोड़ा बहुत लिखने का काम है आज का। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ये चीज़ें देखें। अच्छा, आज की थोड़ी बहुत क्वालिटी भी आपको डिफरेंट लगेगी, है ना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है सेटअप का इस लॉकडाउन में। तो ये चीज़ आपको दिख रहा होगा कि लगभग अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग क्वालिटी दिख रही है। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं और हम गौर से देखें तो हम देखेंगे सर इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ठीक है इन आवर एवरीडे लाइफ। इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बंदा जिसे हमें देखना है। अच्छा, ये बात आप जानते भी हो, है ना, इससे पहले हम लोगों ने बात कर रखी है, बस आपको मुझे याद दिलाना है ना। अच्छा, ऑक्सीडेशन के जो डेली लाइफ में यूजेस हैं, ये बहुत सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली अपने सिलेबस में क्या है जो हमें पढ़ना है ना, हमें दो इफ़ेक्ट दिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिखता है मुझे सर कोरोजन, है ना। दूसरा मुझे दिखता है रेंसिडिटी। ठीक है, ये दो इफ़ेक्ट पढ़ना है मुझे, है ना, जिसका रीज़न क्या है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन हमने इससे पहले पढ़ा है कि ऑक्सीजन की एडिंग होना। ठीक है, अच्छा, ये जो दो इफ़ेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली ये नेचर में हो रहा है ना, नेचुरली अकरिंग है ये। बेसिकली ये नेचुरली अकरिंग है, नेचर में अपने आप होता है। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है ना कि देखिए नेचर में तो बहुत सारी गैसेस हैं, है ना, हम बोलते हैं एयर है। ठीक है ना। अच्छा, एयर में तो मुझे पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अलग अलग टाइप की गैसेस मिक्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, एंड ऑक्सीडेशन तो मेरा तब होता है ना जब ऑक्सीजन के साथ एडिशन हो। ठीक, तो होने क्या वाला है कि सर ये नेचर में मेरे पास अकरिंग है, मतलब कि नेचुरली हो रही फिनोमिना, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसा ऑक्सीडेशन होगा जो कि नेचर में जो एयर है ना, एयर में से केवल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, अगर मेरे पास मेटल है वो उसको अपन लोग नेचर में छोड़ दें, है ना, तो वो एयर में से ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये नेचर में मुझे दिखता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फंडा है कि जो नेचर में एयर है ना, एयर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेना, इस ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन,
है ना। बेसिकली ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या था, ऑक्सीजन के साथ एडिंग, है ना। लेकिन यहाँ पर एक नेचर वाला फंडा आ रहा है कि नेचर में जो प्रेजेंस एयर है, अच्छा एयर में मॉइस्चर भी होता है तो मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन होगी, है ना। अच्छा एयर में ऑक्सीजन भी है, तो अगर एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है जो कि नेचर में है, उस ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन होता है, उस ऑक्सीजन के एडिशन होता है ना, तो इस ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं सर, एरियल ऑक्सीडेशन। क्या चीज़, एरियल ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली एरियल ऑक्सीडेशन ना, ये वर्ड यूज़ होगा किसके लिए, कोरोजन के लिए एंड रेंसिडिटी के लिए। अच्छा इसका मतलब हमने ये समझा कि इन दो फिनोमिना के पीछे ऑक्सीडेशन तो रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा उसमें भी कौन सा ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन, है ना, एरियल ऑक्सीडेशन। अभी हम एक एक करके इस वाले पार्ट पे आते हैं, तब तक आप थोड़ा सा लिखो, हेडिंग लिख लिया, ठीक है। तो इसमें आप लिख लो देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स, है ना। लिखना स्टार्ट करते हैं हम, हेडिंग लिखने के बाद लिखना है आप, देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, there are two common effects of oxidation reactions which we observed in daily life, which we observed in daily life। सर फिर से बोलो एक बार, ठीक है। तो लिखिएगा there are two common effects of oxidation reactions which we observe in daily life, ठीक है। एंड नेक्स्ट लिखिएगा इसके आगे, these are, ठीक है, दीज आर, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग कोरोजन। बेसिकली कोरोजन ऑफ मेटल हो रहा होता है, तो आप लिख सकते हो कोरोजन ऑफ मेटल, दीज आर फर्स्ट पॉइंट कोरोजन ऑफ मेटल। सेकेंड पॉइंट रेंसिडिटी ऑफ फूड, बेसिकली फूड की रेंसिडिटी हो रही होती है, इस पर अभी हम लोग आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट कोरोजन ऑफ मेटल एंड सेकेंड अवर रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है, ये लिखिएगा, लिख लिया इतना। अच्छा उसके बाद एरो लगा के लिखेंगे हम लोग, नीचे से लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम लोग द ऑक्सीडेशन कॉज्ड बाय द ऑक्सीजन, ठीक है, इतना लिख लिया था ना, कोरोजन ऑफ मेटल, रेंसिडिटी ऑफ फूड, इसके बाद लिखना है, ठीक है। द ऑक्सीडेशन कॉज्ड बाय द ऑक्सीजन, द ऑक्सीडेशन कॉज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इज समटाइम्स, ऑफ एयर is sometimes also known as aerial oxidation, ठीक है। फिर से बोलो, the oxidation caused by the oxygen, the oxidation caused by the oxygen of air is sometimes also known as aerial oxidation, ये aerial oxidation, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि जब भी कोरोजन ऑफ मेटल हो रहा होगा या फिर रेंसिडिटी ऑफ फूड की फिनोमिना चल रही होगी ना, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होगा एरियल ऑक्सीडेशन। क्यों होगा हम लोगों ने बात कर ली अभी, ठीक है। तो इतना हुआ, ठीक। अब इसमें पहली हेडिंग लिखेंगे अपन लोग कोरोजन, है ना। फर्स्ट हेडिंग हम लोग लिखते हैं कोरोजन। फर्स्ट बात करते हैं हम लोग कोरोजन ऑफ मेटल, बात कर चुके हैं हम लोग इससे पहले लेक्चर में, आप देखो क्या होता है ना। बेसिकली कोरोजन एक फिनोमिना है ना, नेचुरल फिनोमिना है। कभी अपन लोग बात करें जैसे कि मेटल्स मेरे पास होते हैं, मेटल को अगर अपन लोग आयरन को ले लेते हैं, आयरन एक फेमस एग्जांपल है, ठीक है ना। अगर हम लोग आयरन को ऐसे नेचर में छोड़ दें, है ना, तो काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1 महीने या फिर 1 साल या फिर 4-5 महीने बाद हम देखते हैं कि आयरन के ऊपर रेड ब्राउन कलर का एक पाउडर एक्यूमुलेट हो जाता है ना। बेसिकली होता क्या है कि जैसे आयरन को अपन लोगों ने नेचर में छोड़ा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे कंडीशंस आती हैं, है ना। जैसे कि धूप उस पर पड़ रही है आयरन पे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में है, बारिश हो रही है, ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट में रह रहा है ना, तो धीरे धीरे वहाँ पर स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है। 11th क्लास में जाके अपन लोग पढ़ते हैं कि एक हमारे पास फास्ट रिएक्शन हो रही होती है। फास्ट रिएक्शन बेसिकली आयनों के बीच में होती है, जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन, वो बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। एक होती है स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन लगभग महीने में पूर्ण होती है ना, महीने में कंप्लीट होती है, लगभग 1 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, ठीक है। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, लोहे का जंग लगना, है ना, ये मेरे पास एक स्लो रिएक्शन है जो कि करीब महीने में, है ना, या फिर साल में हमारे पास कंप्लीट होती है। अच्छा, एक और बात होती है मेरे पास मॉडरेट रिएक्शन, है ना। बेसिकली अपन लोग मॉडरेट रिएक्शन से खेल रहे होते हैं आगे चल के, है ना। फिलहाल हम इस पे आते हैं
तो हमने ये देखा कि अपन लोगों ने एक आयरन का मेरे पास टुकड़ा था, आयरन को अपन लोगों ने ऐसे छोड़ दिया है ना, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। तो हम वहाँ पे ये देखें कि भाई साहब आयरन है ना, जो मेरे पास एटमॉस्फेयर था वहाँ पे मॉइस्चर भी तो प्रेजेंस होता है, तो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके एंड एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड बना रहा है ना। अच्छा, ये जो आयरन का ऑक्साइड है ना, यही मेरे पास रेड ब्राउन कलर का होता है ना, जो कि लोहे के ऊपर मेरे पास एक पाउडर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, सो 2 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। हाँ, हम देखते हैं। ठीक है, कहाँ चले गए थे सर? दरअसल क्या है ना कि एक छोटी सी बात शेयर करते हैं हम। जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना इस वक्त, है ना, जैसा कि पहले आप लोगों को दिखा होगा कुछ सेटअप बोर्ड का पीछे जितने भी अभी तक रिकॉर्डिंग हुई है ना, वो कहीं और पे हो रही थी, है ना, किसी और प्लेस पे हो रही थी, है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है ना। एंड अभी रिकॉर्डिंग अनदर प्लेस पे हो रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तभी मुझे यहाँ से जाना पड़ा था, है ना। अच्छा, खैर इसकी बात बाद में करेंगे हम लोग। अच्छा, हम देख रहे थे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। तो हमारे पास, अच्छा, ये जो मैंने बस फिनोमेना हुई जो कि नेचर में अकर हो रही है। अच्छा, मेटल को अपन लोगों ने नेचर में रखा, तो नेचर के साथ जो मॉइस्चर है ना, बेसिकली मॉइस्चर के साथ रिएक्शन एंड एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन। ठीक है ना, दिस रिएक्शन इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, अच्छा, ये फिनोमेना को मैं क्या बोल रहा हूँ, कोरोजन। अच्छा, कोरोजन का सबसे फेमस एग्जांपल मेरे पास क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या चीज़ सर? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जो भी हमने समझा। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मेरे पास आयरन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है ना, एयर से O2 के साथ रिएक्शन कर लेता है, एंड यहीं पे मेरे पास जो मॉइस्चर है, बेसिकली मॉइस्चर से क्या आता है, वाटर, है ना, ये आवर आयरन, है ना, ऑक्सीजन, है ना, फ्रॉम एयर। ठीक है, ये मेरे पास वाटर आ रहा है मॉइस्चर से। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए गर्मियों का मौसम है, तो जब हवा चलती है तो सूखा सूखा महसूस होता है, उस समय एयर में मॉइस्चर नहीं होता है ना। लेकिन ठंडियों के मौसम में आप देखो, ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है हम लोग को। बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि एयर में मॉइस्चर प्रेजेंस होता है ना, तो एयर में मॉइस्चर होता है। ठीक है, अच्छा, ये रिएक्शन हुई एंड मेरे पास, है ना, बनता है Fe2O3.X H2O, है ना। बेसिकली दिस इज अवर हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़, इसी को अपन लोग बोलते हैं रस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट, है ना। बेसिकली यहाँ पे एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है ना, वेरिएबल है, चेंज हो सकती है, तभी यहाँ पे अपन लोगों ने एक्स रखा है। एंड मेरे पास ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जब भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है, तो ये जो सामने के बंदे होते हैं ना, इसे हम बोलते हैं स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। बेसिकली 4 क्या है इसका, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। आगे चल के इसे अपन लोग मोल से रिलेट करते हैं जब हम 11th क्लास की बात करते हैं, है ना। अभी तो आपको ये रिएक्शन ऐसे कट टू कट याद रखनी है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे कि एक्स की वैल्यू 1 है तो H2O होगा, 2 होगा तो 2H2O होगा, है ना, डाईहाइड्रेटेड, है ना, ये सारी कहानी होती है। तो बेसिकली ये रिएक्शन है जहाँ पे हमने बात की रस्टिंग ऑफ आयरन की। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, आयरन की रस्टिंग को लेके ना बेसिकली 12th क्लास में डिटेल्स है, वहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिटेल से समझते हैं कि बेसिकली ऐसे रिएक्शन कैसे हुई, है ना। अभी तो अपन लोग के लिए ये रिएक्शन है और थ्योरी है छोटी सी, बस इतना ही है। 12th क्लास में अपन लोग बात करते हैं और डिटेल से इस रिएक्शन के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में। ठीक है, बेसिकली दिस इज अवर रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि हम आगे चल के पढ़ते हैं। फिलहाल आपके लिए इन्फॉर्मेशन के तौर पे क्या है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ अपने काम के लिए बस है। तो आप लोग क्या लिखे, कोरोजन ऑफ मेटल लिख लिया, इसमें एक लाइन लिखेंगे अपन लोग, है ना, लिखना स्टार्ट करेंगे। कोरोजन इज़ द प्रोसेस इन विच, है ना, लिखिए, कोरोजन इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप, इन विच मेटल्स आर ईटन अप gradually metals are eaten up gradually by the action of air, eaten up gradually by the action of air, moisture or
अ केमिकल सच एज एसिड और अ केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कोरोजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कोरोजन, इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कोरोजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसी में, है ना। इट कवर्स विद अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इट कवर्स विद अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, कॉल्ड रस्ट। ठीक है, ये चीज़, तो ये मेरे पास क्या है, रेड ब्राउन, ठीक है, जैसे अपन लोग क्या बोल रहे हैं, रस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई। ठीक है, तो बेसिकली मेटल की क्या हो रहा है, मेटल की सरफेस पे ईट, जैसे कि अपन लोगों ने थ्योरी लिखी है कि मेटल की सरफेस पे ना एयर ईट कर रहा है, मतलब कि मेटल की सरफेस एयर को खा जा रही है, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर रही है। और मेरे पास अनदर केमिकल सब्सटेंस से भी ये कांड हो सकता है, जैसे कि एसिड के साथ रिएक्शन करके भी मेरे पास कोरोजन हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिटेल होती हैं, अपने सिलेबस में तो बस इतना ही है, तो इतना ही बात कर रहे हैं अपन लोग जानबूझकर। ठीक है, तो हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि सर रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, है ना। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये पता होनी चाहिए, तो आप नीचे लिख लीजिएगा, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एरियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी। इतना क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये अपने काम के लिए है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। ठीक है, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने एग्जाम में आते भी है। थर्ड जो अपना लास्ट टॉपिक है ना, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ऑफ फूड, है ना। अच्छा, रेंसिड का मतलब था सावर, सावर मतलब खट्टा या फिर स्टेल, बासी हो जाना। ठीक, बेसिकली होता क्या है ना कि जो मेरे पास फूड्स होते हैं ना, फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना, फैट्स होते हैं, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए फूड अपन लोग लेके आए, है ना, उससे अगर अपन लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिए तो फूड क्या करता है, जो उसमें प्रेजेंस फैट है एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये एयर के साथ रिएक्शन करके, एयर में क्या है, O2 है, ऑक्सीजन है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसके साथ रिएक्शन करके, है ना, फूड को रेंसिड बना देते हैं। मतलब फूड को रेंसिड बनाने का मीन्स क्या है कि फूड का स्वाद, टेस्ट चेंज हो जाता है ना, एक अजीब सा स्वाद उसमें से आएगा, है ना, खट्टापन आएगा एंड फूड मेरे पास स्टेल हो जाता है ना। तो दिस इज़ बेसिकली रेंसिडिटी। अब इसमें कई सारी चीज़ें अपन लोग देखते हैं, जैसे कि अपन लोग चिप्स लेकर आते हैं, है ना, चिप्स के पैकेट को अगर अपन लोग ऐसे खोल दें, खुला छोड़ दें, तो आप देखो कि चिप्स ख़राब हो जाता है ना। तो वहाँ पे वही क्या है कि चिप्स जो था ना, एटमॉस्फेयर में एयर के साथ रिएक्शन करके, है ना, वहाँ पर फूड मेरा रेंसिड होता जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से ये कांड हो गया। सही है, तो इसमें कई सारी बातें अभी हम देखेंगे। तो पहले आप लिखिएगा रेंसिडिटी ऑफ फूड में एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग। इसमें लिखेंगे हम लोग, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, है ना। इसमें लिखिएगा, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड, ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स in foods marked by unpleasant smell, marked by unpleasant smell and taste, unpleasant smell and taste is called rancidity, is called rancidity। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें। रेंसिडिटी इज कॉल्ड, है ना, रेंसिडिटी इज कॉल्ड, नेक्स्ट पॉइंट, विक्रगंधिता इन हिंदी, है ना। रेंसिडिटी इज कॉल्ड
विक्रगंधिता इन हिंदी। इसका हिंदी में मतलब क्या है? विक्रगंधिता मतलब जिसमें से अजीब सी स्वाद आए, है ना, जिसका स्वाद खराब हो एंड जिसकी स्मेल भी क्या हो, ख़राब हो, है ना, स्टेल फूड हो मेरे पास, सावरिंग फूड हो, बेसिकली क्या, फूड का ख़राब हो जाना, है ना। अच्छा, ये कांड कैसे हुआ? एरियल ऑक्सीडेशन से हुआ, जिसकी बात अपन लोगों ने अभी की। ठीक, चलिए, तो अब मेरे पास क्या इंपॉर्टेंट है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फूड को रेंसिड होने से बचाया कैसे जाए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर में एयर जो है ना, वहाँ से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फूड के अंदर जो फैट्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या फिर जो वहाँ पे ऑयल्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन होकर टेस्ट ख़राब हो जाता है, अजीब सा उसमें से मुझे फूड में से स्वाद आता है, स्मेल ख़राब हो जाती है, फूड मुझे बासी लगता है ना। जैसे कि चिप्स का एग्जांपल हमने लिया, तो अपन लोग को क्या करना है कि इसे प्रिवेंट करना है कि रेंसिडिटी ना हो। ठीक है, मतलब कि एरियल ऑक्सीडेशन मेरे पास फूड के साथ ना हो। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए अपन लोग क्या करें, है ना, तो उसकी बात करते हैं अपन लोग। सही है, तो इसका बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल दिखता है हम लोग के डेली लाइफ में। जैसे कि आप देखो, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, या फिर जो हम लोग के चिप्स आते हैं, या फिर जो भी फूड्स आते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, वो लोग पैकेट में होते हैं ना, एंड पैकेट में एयर भरी होती है। कभी अपन लोगों ने चिप्स खाया हो तो आप देखो किसी में एयर ज़्यादा होती है, किसी में एयर कम होती है। तो बेसिकली हमें लगता है कि नॉर्मली वो एयर है ना, लेकिन वहाँ पे तो एयर है नहीं, उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है ना। क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या है, एक अनरिएक्टेड गैस है। नाइट्रोजन गैस ना बहुत ही इनर्ट है ना। इनर्ट का मतलब जो किसी और के साथ रिएक्शन करे ही ना। मुझे पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या है, 78% है ना, ऑलमोस्ट नाइट्रोजन गैस है ना। अच्छा, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस इतना मिलने का रीज़न ही क्या है कि नाइट्रोजन गैस क्या है सर, बहुत ही इनर्ट है। अगर इनर्ट ना होती तो किसी और के साथ रिएक्शन करके कंबाइन के फॉर्म में मिलती, है ना, लेकिन नाइट्रोजन मुझे ऐसे 78% मिलती है ना, अनरिएक्टेड। उसके बीच की कहानी होती है बॉन्ड एनर्जी को लेके, एन और एन के बीच में बॉन्ड एनर्जी की बात होती है, जो कि आगे चल के अपन लोग पढ़ते हैं 11th-12th में, है ना। बेसिकली मुझे अब इतना समझना है कि नाइट्रोजन बहुत ही इनर्ट है, तो अपन लोग नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं पैकेट के अंदर, फूड के पैकेट के अंदर, चिप्स के पैकेट के अंदर, है ना। अब देखिए, नाइट्रोजन इनर्ट है, इस वजह से ना जो मेरे पास चिप्स के अंदर जो फैट्स हैं, जो ऑयल्स हैं, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, तो मेरे पास फूड रेंसिड होने से बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो अपन लोग ये यूज़ कर सकते हैं कि अपन लोग पैकेट में क्या करें, नाइट्रोजन गैस का यूज़ करें रेंसिडिटी को रोकने के लिए। रेंसिडिटी रोकने का मतलब ये क्या है, एरियल ऑक्सीडेशन को रोकना, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड रेंसिड नहीं होगा, रेंसिड नहीं होगा तो ख़राब नहीं होगा, सावरिंग नहीं होगा, स्टेल नहीं होगा, है ना, अनप्लीजेंट उसमें से स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, प्योर थ्योरी है ये, पूरी कहानी सुननी है अपन लोग को। दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट का, है ना। बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन मुझे रोकना है, तो उसके लिए अपन लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लें, है ना। तो हम लोग फूड में ना एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि एक नाम होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, एक होता है BHA, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, नाम होता है ब्यूटाइलेटेड, है ना, हाइड्रोक्सी एनिसॉल, है ना। बेसिकली दिस इज़ एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि ऑक्सीडेशन को रोकने वाला, है ना। एक तरीके से हम बात करें कि ये कंपाउंड है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। तो अगर अपन लोग फूड में एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करें तो मेरे पास वो फूड ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगा, तो अपन लोग रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर लेंगे, है ना। तो BHA यूज़ करते हैं अपन लोग, एंड यूज़ करते हैं BHT, बी का मतलब वही ब्यूटाइलेटेड, सर ये क्या लिखे हो, BUTYLATE, है ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, है ना। टी का होता है मतलब टोलुइन, है ना, TOLUENE, है ना, BUTYLATED। ठीक, तो बेसिकली दिस इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी जब अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, हालांकि अपने सिलेबस में ऑर्गेनिक को लेके इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जो कि 12th क्लास में डिटेल से पढ़ते हैं। ये एक ईथर है, एनिसॉल एक ईथर होता है, नाम सुन लें अपन लोग, है ना। टोलुइन भी एक कंपाउंड है ना। अभी मैं लिख दूंगा स्ट्रक्चर तो आप लोग पागल हो जाओगे, है ना, अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना नहीं रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है ना। तो बेसिकली ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये दो कंपाउंड है ना, जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होते हैं
कैसे, एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होते हैं। तो एक तो मेथड हमने ये देखा कि सर नाइट्रोजन गैस का यूज़ कर लें अपन लोग फूड को रेंसिड होने से रोकने के लिए। दूसरा हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर लें। एंटीऑक्सीडेंट में ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि एंटीऑक्सीडेंट यूज़ के एग्जांपल बताओ, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। तो आप बता देना BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा अपने सिलेबस में, है ना, एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो हमने एक ये देखा कि एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर ले, एंड ये मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। ये पसीना थोड़ा सा, ठीक। अच्छा, दूसरा हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि अपन लोग फूड को ना रेफ्रिजरेटर में रखें, है ना। बेसिकली क्या होता है कि टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो थर्ड मेथड हम ये देखते हैं कि अपन लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में रखा जाए, है ना, फ्रीज करके रखा जाए, है ना, क्योंकि लो टेम्परेचर पे रिएक्शंस होती नहीं है, जनरली लो टेम्परेचर पे रिएक्शंस नहीं होती है ना, हाई टेम्परेचर पे ही होती है या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होती है ना। चलिए, ये बेसिकली मॉलिकुलर लेवल पे वहाँ पे रीजन्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें। तो हमने क्या बात की, हमने देखा कि सर नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं गैस का, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं, एंड फूड को अपन लोग रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, है ना, ठंडा कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पर रख सकते हैं। इस वजह से देखो आप लोग फ्रिज में ज़्यादातर सब्जियाँ रखी जाती है तो फ्रिज में रखने में ख़राब ही नहीं होता है ना। अच्छा, अनदर मेथड हम यूज़ कर सकते हैं कि एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ करें अपन लोग। मान लीजिए कोई ऐसा बर्तन यूज़ करें जो कि एयर टाइट हो, उसके अंदर एयर जाने की पॉसिबिलिटी ही ना हो, बहुत ही कम एयर जाती हो। तो जब एयर जाएगी नहीं तो एरियल ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो फूड रेंसिड नहीं होगा। तो एक मेथड ये हो गया, ठीक है। एंड एक मेथड मेरे पास और होता है कि अपन लोग सनलाइट से ना प्रिवेंट करें फूड को। अगर अपन लोग सनलाइट से फूड को प्रिवेंट कर लेते हैं तो मेरे पास एरियल ऑक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ऑक्सीडेशन बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स। तो हमने ये समझा कि सर रेंसिडिटी का मतलब क्या है, फूड में से अनप्लीजेंट स्मेल आना, टेस्ट ख़राब हो जाना, फूड का स्टेल हो जाना, बासी हो जाना, है ना, ये सब चीज़ें। ऐसा क्यों हुआ, एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एयर में प्रेजेंस O2 के साथ रिएक्शन, ठीक है, ये चीज़। रेंसिडिटी रोकने के लिए क्या क्या यूज़ करना चाहिए, उसके प्रिवेंट की अपन लोगों ने अभी तक बात की, ठीक है। चलिए अब इसको जरा हम लोग लिख लेते हैं। तो हेडिंग लिखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ, है ना, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। हेडिंग लिखेंगे अपन लोग, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को अपन लोग प्रिवेंट कैसे करें। तो पहला पॉइंट लिखते हैं अपन लोग इसमें, है ना, पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई, फर्स्ट पॉइंट, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड्स, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड, adding antioxidants to foods containing fat and oils, containing fat and oils, ठीक है। सो पहला पॉइंट अपन लोग का ये कि अपन लोग क्या यूज़ कर ले, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर ले, ठीक है, जिससे कि हम लोग के पास रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक। इसमें लिखते हैं अपन लोग, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी के अंदर जो हमने बात लिखी है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट्स, है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, है ना, द टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड इन फूड्स, द टू कॉमन TWO2, द टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, यूज्ड इन फूड्स टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी, टू क्या लिखा, यूज्ड इन फूड to prevent the development of rancidity, are BHA मतलब ये butylated hydroxy anisole and BHA and BHT means butylated hydroxy toluene, BUTYLATED, ठीक है। तो अपन लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे जो कि मोस्ट कॉमन मेरे पास BHA एंड BHT, ठीक, ये पहला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई पैकेजिंग ऑफ, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई पैकेजिंग फैट एंड ऑयल containing foods in nitrogen gas,
फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो जो हम लोगों ने बात की जैसे चिप्स के पैकेट वगैरह जो हमें दिखते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली उसके फूलने का रीज़न क्या है, जो ऐसे फूला होता है ना वो नाइट्रोजन गैस की वजह से होता है। तो उसकी बात हम लोगों ने की। ठीक है, अभी इससे पहले तो ये चीज़, तो ऐसे अपन लोग नाइट्रोजन गैस का यूज़ करके रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाई फ्रीजिंग फूड इन कीपिंग rancidity can be retarded by, third point our rancidity can be retarded by keeping food in refrigerator, ठीक है, तो बेसिकली फ्रिज में यूज़ करने से फूड उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा एंड लो टेम्परेचर पर रिएक्शंस नॉर्मली नहीं होती हैं। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन लोग, फोर्थ पॉइंट है ना, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाई, अभी वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, रिटार्डेड, मतलब कि हम स्लो कर सकते हैं ऑक्सीडेशन को, है ना। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाई स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाई स्टोरिंग फूड्स इन एयर टाइट कंटेनर, है ना। जो अपन लोगों ने बात की अभी, एयर टाइट कंटेनर रहेगा तो एयर जाने की पॉसिबिलिटी कम है, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, है ना। या फिर एयर कहीं कहीं से जाएगी, अगर कहीं से थोड़ा बहुत उसे पाथ मिलता है तो ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा। बेसिकली स्लो हम वर्ड अच्छा है, रिटार्डेड वर्ड अच्छा है, स्लो हो जाएगा, है ना, प्योरली ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक, तो फोर्थ पॉइंट हमने ये बात की कि एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ करें अपन लोग, है ना। फिफ्थ बात कर लेते हैं अपन लोग, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाई स्टोरिंग फूड्स, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाई स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम सनलाइट, है ना, स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, तो अपन लोग सनलाइट से दूर रह के रेंसिडिटी को रिटार्ड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्लो कर सकते हैं। ठीक, तो ये पूरी कहानी ख़त्म होती है। तो आज अपन लोग का बिल्कुल कंप्लीट डिस्कशन होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे अपने हाई स्कूल बोर्ड के लेवल पे। ठीक है, जितने टॉपिक्स अपन लोगों ने पहले दिन लिखे थे आज वो सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ रिएक्शंस वगैरह की, कुछ क्वेश्चंस की जो एनसीईआरटी में गिवन है, अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे अपन लोग। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं एक नए फ्रेश चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।